प्रोग्रामिंग पोर्शन सबसे पहले आपको तैयार करना चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक ही दिन है, यानी कि कल का दिन सिर्फ प्रोग्रामिंग ही आपको देखनी है। आपको भटकना नहीं है चारों तरफ कि ये कर ले वो कर ले। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको मैंने बताया कि जो भी आपने 4 क्वेश्चन सोचे हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले फंक्शन, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, और उसके बाद फिर आपका जो है एरे में सर्चिंग सॉर्टिंग, और फिर आपका स्ट्रिंग। ये 4 ही टॉपिक हैं आपके, 3 ही टॉपिक हैं जिससे आपको ये चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 5वां जो ऑप्शनल है उसमें मैंने आपको बताया है कि आप सीरीज जरूर अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन आपको स्विच केस में भी मिल जाएगा और सीरीज का क्वेश्चन आपको फंक्शन ओवरलोडिंग में भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट लगाने के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। जिन बच्चों का प्रोग्रामिंग हल्का फुल्का एवरेज रहा है उन बच्चों के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि आपको पहले जो हमने क्लास में, चाहे ऑनलाइन में पढ़ाया आपने पढ़ा हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ा हो, जो आपका रजिस्टर है, तो रजिस्टर में स्टार्टिंग के जो 2-3 क्लास होती है जिसमें फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, और वो चाहे आप वीडियो से देखिए और चाहे आप वो नॉर्मली जो आपका रजिस्टर है उससे आप देखिए। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए, उसके बाद फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोग्राम लगाना चाहिए। तो प्रोग्राम लगाने का तरीका क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रिंग टॉपिक का कैरेक्टर फंक्शन और प्रीडिफाइंड फंक्शन और सिंपल 1 या 2 क्लास का आपने डेटा कॉपी से देख लिया, ठीक है, और आपने उसको समझ लिया कि हाँ ऐसे कैरेक्टर तोड़ा जाता है, ऐसे लूप चलाया जाता है और ये फंक्शन ऐसे से यूज होते हैं, कॉमनली एक ही जैसा हर प्रोग्राम में होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप 10 ईयर्स उठा सकते हो। तो 10 ईयर्स में जैसे स्ट्रिंग पकड़ा तो स्ट्रिंग के ही करीब करीब 7-8 साल के आप सॉल्व क्वेश्चन देख लो। कोई क्वेश्चन अगर आपके पास सॉल्व ना हो तो आप हमसे ले लो, हर चीज की डिमांड आप हमसे कर सकते हो। आज 12th का पेपर हुआ है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जैसा गेस्ट पेपर दिया था वैसा ही मतलब पूरा बोर्ड का पेपर आया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज को लेकर, और वही एक्साइटमेंट में मैं आप लोगों को जो भी सजेशन दे रहा हूं और मनोरा की ये बता दें वो बता दें, सारी चीजें आपको अच्छे से आ जाएं। तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले आप कल के दिन फिनिश कर दीजिए, 4 प्रोग्राम आपको करने हैं और 10 ईयर्स। हाँ यस बेटा, नथिंग सर। हाँ, प्रोग्रामिंग खत्म हो जाने के बाद में फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं या आप जो है आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं, फिर उस पे डेफिनेशन, हाँ आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं, फिर उस पे फोकस कीजिए। और उसमें भी जो क्वेश्चन फिक्स हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस वाला आना ही आना है, टर्नरी ऑपरेटर से इफ एल्स में या इफ एल्स से टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करने वाला आने वाला है। तो आपका जो आईएमपी वाली एक कोई फाइल जो हमने बोर्ड एग्जाम स्पेशल वाले में डाली है, उसमें एक ही जैसे क्वेश्चन एक ही पास दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप उस तरीके से उसमें घुस के जब जो क्वेश्चन आप पकड़ें, गेस्ट पेपर में हमने गेस्ट पेपर दिया आपको, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको मिला, जैसे प्लस प्लस वाला मिल गया, तो आप उस आईएमपी वाली फाइल में जाकर और सिर्फ आप प्लस प्लस वाले ही 10-12 जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सोल्यूशन करके देख लीजिए खुद से कि हाँ आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप वर्बली बस ऊपर पेन चलाकर कि यहाँ पर ये छोटा छोटा लिख लिया, यहाँ पे प्लस प्लस होगा 5 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए। जब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए तो सबसे लास्ट में एमसीक्यू पढ़ना है। एमसीक्यू की आपकी फाइल मैं कल ही दे दूंगा। वो मैंने एक वादा किया था ना कि जो मैंने एक लिंक दिया था आप लोगों को जिसमें पूरे देश भर से बहुत सारे अलग अलग स्कूल के पेपर थे, तो वो करंट सिनेरियो है। एक तो हम लोगों के राजाजीपुरम में जितने स्कूल हैं उनके पेपर हुए हैं, तो वो तो आपके ग्रुप पे सब पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। बाकी एक कंबाइंड फाइल में बना के दे रहा हूं। तो इतने सारे एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू में टाइम हो सकता है ज्यादा लगे आपका, इसलिए मैं उसको लास्ट में रख रहा हूं। और क्योंकि लास्ट में आपने जो चीज देखा होगा और उसी के दूसरे दिन आपको पेपर देने जाना होगा, तो उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सब याद आ जाएगा आपको, बस धैर्य से आप उसको पढ़ते चले जाइएगा। हाँ आयुष कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो एमसीक्यू में सर सॉल्यूशन सही देंगे ना सर, उसे टिक करके देंगे ना? हाँ सारे क्वेश्चन टिक पहले से ही होंगे, सिर्फ आपको पढ़ते चले जाना। तो उसमें अपने आप सॉल्व करोगे तो बहुत समय खर्च हो जाएगा, तो आपको इसीलिए बोल करना। हाँ वासु बेटा क्या कह रहे हो? सर आपने कहा कि जो प्रोग्रामिंग करनी है वो एक बार कंसेप्ट देख लो फिर प्रीवियस ईयर लगाओ,
तो सर आपने जो गेस्ट पेपर दिया है उसमें जैसे स्ट्रिंग के 7-8 क्वेश्चन है, फंक्शन वही लगा ले सर, काफी नहीं है? यस मैंने सब कुछ बना के ही पहले से ही दे दिया है। और जैसे कि वो हमने जो आप वाशु बात कर रहे हो कि जो यस सर। उस पे बोर्ड स्पेशल एग्जाम स्पेशल वाले फोल्डर में मैंने एक फाइल दी है ना आपको, उसमें एक ही टॉपिक के मिलते जुलते जितने प्रोग्राम है, तो जैसे मैंने 10 ईयर्स लगाने के लिए कहा, तो आप 10 ईयर्स हटाकर आप उस फाइल को रिफर कर सकते हो, बिल्कुल सही, यस क्योंकि सर। उसमें नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और जितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है सब उसमें दिया गया है। तो आप उस फाइल को ही रिफर कर लीजिए, क्योंकि उसके सोल्यूशन तो दिए नहीं हमने, और मिलते जुलते क्वेश्चन है, बस आपकी क्लास की कॉपी में सोल्यूशन होंगे या आपके वीडियोस फॉर्म में सोल्यूशन होंगे, लेकिन इकट्ठा कोई मैंने फाइल बना के नहीं दी थी। और यस सर। लास्ट में आपको एमसीक्यू पढ़ लेना है, और फिर वो अलग बात है, क्योंकि किसी की पढ़ने की स्पीड कैसी है उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम में। हो सकता है कि प्रोग्रामिंग किसी की पहले से ही उसकी तैयार है, तो फिर वो आधे दिन प्रोग्रामिंग पढ़कर और आगे फिर ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उसके हिसाब से आगे बढ़ जाए, लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कर ले। तो इस तरीके से ही आपको बढ़ना है। और ग्रुप पे बिल्कुल ये ना सोचिएगा आपका कुछ नुकसान हो रहा है। आप सोचो, जो साल भर में बच्चा नहीं पढ़ पाया, तो वो इस समय टाइम बचा के क्या कर लेगा। ग्रुप में जब क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछता है, सब लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लीजिए। ये मतलब विश्वास कीजिए, मैं ये हकीकत बता रहा हूं। और कुछ पुराने बच्चों का मैं इंटरव्यू भी दिखा सकता हूं, उसमें उन्होंने बताया है कि ग्रुप में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन वो उन्होंने देने की कोशिश की। और क्वेश्चन का सोल्यूशन देने में आपको बस रफ कॉपी अपने साथ रखिए, और जो भी उसका सोल्यूशन है उसको लिख के फटाक से फोटो खींच के भेज दिया, या एक दो लाइन का है तो उसी पे डायरेक्ट लिख दिया। तो नए क्वेश्चन, क्योंकि हमें मालूम है अभी बहुत सारे बच्चों के पास जाने कहाँ कहाँ का कौन सा पेपर है, कौन सा डेटा है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, और हम पूरी तरीके से आप लोगों का साथ देंगे। चाहे रात को 2 बजे क्वेश्चन पूछो, बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ आप पढ़ रहे हो, तो हम आपको 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी मिलने वाले हैं। हम सोएंगे होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हमको 100 में 100 चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, 90 अबव सारे बच्चों का है, और जो डिजर्व करते हैं उनका एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाकी आप लोग जो है जो भी राय दोगे, मैं हर तरीके से हर चीज ढूंढ के दे दूंगा। जिसे एमसीक्यू वाला है, आज पूरे दिन हमें लग गया, तब जाके वो फाइल लगभग रेडी हो पाई है। तो कल ही आपको वो फाइल मिल जाएगी मेंटेन होकर। हो सकता है 1-2 पेपर और मैं उसमें ऐड कर दूं, इस वजह से रोका हुआ है। तो टिक करके हुआ, तो एमसीक्यू अभी पढ़ने में टाइम बर्बाद ना करना, अभी सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ो, और जो क्वेश्चन नंबर 2 से आखिरी का पूरा पोर्शन है उसका रिवीजन आपको करना है। चलिए वाशु, और सारे लोग जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जो पूछना चाहें। सर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें मैंने आपसे जो फोन पे पूछा था कि उसमें सारे स्ट्रिंग के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो शायद सर मैं भूल रहा हूँ, तो सर आप एक बार बता देंगे? आपका वो वाला क्वेश्चन जिसमें स्ट्रिंग के अल्फाबेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये नहीं, स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हर एक हाँ, कैरेक्टर तो को। मैं सीधा सीधा आपका वो पोर्शन लिख के बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या था यस करना सर। था। मैं क्वेश्चन भी, जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि क्या आपने पूछा, वो भी मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूँ। लेक्सिकोग्राफिकली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही शब्द यूज किया आपने, लेक्सिकोग्राफिकली या फिर अल्फाबेटिकली कह लीजिए। जैसे आपने स्ट्रिंग एसटीआर में कोई एक स्ट्रिंग ले रखी, मैंने मान लीजिए कंप्यूटर ले रखा है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, ये मैं इनपुट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका स्मॉल में स्टोर है, स्मॉल में है ये सारे लेटर्स। अब अल्फाबेटिकल करने के लिए इसमें लेंथ आप निकालने के बाद सीधे आप लूप लगाओगे, और लूप, पहला लूप आप कैरेक्टर वाला लगाओगे, कैर सी एच इज इक्वल टू, और आपने अल्फाबेटिकल के हिसाब से ए सबसे पहले आता है, ए लिख लीजिए, फिर सी एच इज लेस देन इक्वल टू, लास्ट में जेड आता है, जेड लिख लीजिए, उसके बाद सी एच प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका ए से जेड तक सारे कैरेक्टर्स दे देगा, और फिर आप यहाँ पर वो लूप लगाइए जो स्ट्रिंग इनपुट की है उसके सारे कैरेक्टर तोड़ेगा, ठीक है। तो INT आप चाहे ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे यहीं रखिए, और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इसकी जो भी लेंथ होगी, तो एस डॉट लेंथ, लेंथ। अच्छा, कई सारी वीडियोस में मैंने ये कैरेक्टर से लूप ना चलाकर 65 से लूप चलाया, तो उसमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो सर नहीं। I is equal to 0. हाँ, मैं अभी कर दे रहा हूँ, i इज इक्वल टू
0 सेमीकोलन। और आई सर ये क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो ये लूप चला दिया आपने, उसके बाद बस इसका कैरेक्टर तोड़िए, म्यूट कर लीजिए। CHR इज इक्वल टू S डॉट कैरेट, और आपने आई वाला कैरेक्टर तोड़ लिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दो कि जो ऊपर CHA देगा आपका, तो CH में जो कैरेक्टर है क्या वो CHR में जो कैरेक्टर टूट के आया है उससे मैच कर रहा है। तो अगर मैच कर रहा है तो वो प्रिंट हो जाए। आप चाहें तो यहीं पे देखो दोनों कॉन्सेप्ट, हम चाहें तो किसी नए वेरिएबल में उसको स्टोर भी कर सकते हैं और फिर लूप से बाहर आकर उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। और अगर SOP ln ना लगाएं तो यहीं पे हम प्रिंट भी करा सकते हैं, SOP लिख दें। और अब क्योंकि दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो चाहे CH प्रिंट कराओ चाहे CHR प्रिंट कराओ, दोनों आपके सेम है। बस इतना ही लॉजिक है वाशु, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करे दे रहा हूँ। सर समझ गया मैं, सर समझ गया। बहुत सर ये वैसे ही सेम फ्रीक्वेंसी वाला लॉजिक है ना? यस यस यस, आपने पहचान लिया। सर यस बेटा, सर मुझे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन सर एक बार बता दिए। बिल्कुल 1 बाय 1 आप पूछते जाओ। अब जैसे वाशु अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात, जल्दी से और बच्चे बता दें कि इसका लॉजिक एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं कर दूं। सर इस क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग्स को अल्फाबेटिकली स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा तो कंपेयर टू यूज करेंगे। अगर स्ट्रिंग्स को अल्फाबेटिकल पहली बात वो आना नहीं है, अगर वो उस तरीके से करना होगा तो वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप उसमें लगेगा, क्योंकि वर्ड तोड़ के ही आप उसको मैच कर पाओगे ना। तो आप मान के चलो वो नहीं आएगा बच्चा, ये सेमीकोलन नहीं रहेगा, गलत लग गया है। सर आपने जो इसमें पेपर दिया था ना, अच्छा उसमें एक और चीज है बच्चा कि अगर आपको ये पता है कि स्ट्रिंग के सेंटेंस के सारे वर्ड तोड़कर स्ट्रिंग एरे में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, तो अगर स्ट्रिंग के सारे वर्ड तोड़कर एरे में कन्वर्ट कर लें और फिर एरे जब बन गया है स्ट्रिंग का तो उसमें बबल सॉर्ट लगा दीजिए, अल्फाबेटिकली हो जाएगा। ये ज्यादा आसान है, लेकिन क्योंकि वर्ड इंस्ट्रक्शन लूप नहीं है इसलिए इसकी चिंता ही ना करो कि ये क्वेश्चन आएगा कि वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। ठीक है? तो सर आपने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था कि स्टोर 10 names in an array of strings और sort these names in alphabetical order using bubble sort। तो ये कोर्स में है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये है ही। और मैंने वो जो फाइल बना के दी है ना जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व दे दिए हैं। वासु याद है यार? एक्चुअली आप बीच में जब अपनी इच्छा होती तब आ जाते हो। हम सारी चीजें दे चुके हैं, एक ही तरीके से बने हुए क्वेश्चन मैंने चारों तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हमने 10 नाम स्टोर कराए हैं और 10 नंबर स्टोर कराए हैं। अब नंबर को चाहे फोन नंबर को हो, चाहे सैलरी को हो, चाहे कुछ और को हो, चाहे टेम्परेचर को हो। तो कभी नाम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करवाना हो सकता है, नंबर ऊपर नीचे चला जाए। कभी नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करवाना हो सकता है, नाम ऊपर नीचे चला जाए। तो जो मैंने फाइल बना के दी है और प्रिंटेड फॉर्म में जो फाइल दी है उसमें सारे तरीके इन्वॉल्व हैं। आपके पास वासु फाइल है या नहीं है? वो सर मेरे पास वो फाइल है जो आपने सबसे रिसेंट में दी थी। जो नहीं, मैं उन फाइल की बात कर रहा हूं, मैंने जो नोट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सर वो नहीं है वासु, आप आए नहीं थे, मतलब आप चालाकी करते रहते हो, इस वजह से ही नुकसान हो रहा है आपका। कई बार मैंने आपको इस चीज को बताया है कि जब हम कहा करें तो उसको फॉलो कर लिया करो। आपको एक दिन के लिए, थोड़ी समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए आना चाहिए था, और उस समय जो है मैंने सारे नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी उसको ऐप पे अपलोड कर दूंगा सारा डेटा फिर से। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि हमें मालूम है ऑनलाइन बच्चे नहीं आ पाए थे, तो कई ऑनलाइन वाले बच्चे जो नहीं आ पाए थे, वो फाइल आपको मिल जाएगी। उस फाइल को आप चाहे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप यहाँ आओ और लो आकर हमसे, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, और चाहे आप उसको डायरेक्ट पढ़ लो अपने सिस्टम पे लोड करके। और उसमें जो 4 क्वेश्चन हमें करवाने हैं, हमने चारों क्वेश्चन जितनी तरीके से पूछे जा सकते हैं उनको सबका सॉल्यूशन सहित दिया है डेटा, उसको आप पढ़ो। ठीक है? आयुष क्या कह रहे हो? कौन सा क्वेश्चन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या कर रहे हैं? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से पूछा सर। एक और चीज है सर, जैसे वर्ड्स को डायरेक्टली इक्वल टू से कर सकते हैं ना मैच सर, जैसे आपने किया यहाँ पे। नहीं, गलत गलत। ये कैरेक्टर और नंबर, कैरेक्टर को मतलब, हाँ कैरेक्टर और नंबर इक्वल टू से मैच हो सकते हैं। वर्ड्स हमेशा कंपेयर टू या इक्वल से ही मैच होंगे। यस सर। और सर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पूछा था मैंने। अब देखिए मैं टाइप कन्वर्जन यहाँ पे दोनों ही बता दे रहा हूँ,
एक ही एग्जांपल लेकर, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कैरेक्टर कैर टाइप का लिया है, ठीक है, तो कैर CH और आपने इसमें A ले रखा है और आप चाहते हो कि इसका हम ASCII कोड A का क्या होगा ये निकालना चाहते हैं, तो आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो ASCII कोड कैसा होता है, इंटीजर में होता है, तो हमने A = CH लिख दिया। और एक और एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे INT A = और यहाँ पे INT और उसके बाद CH लिख दिया। तो ये दो तरीके की टाइप कास्टिंग हो रही, इसको इम्प्लिसिट कहेंगे, इम्प्लिसिट, और इसको एक्सप्लिसिट कहेंगे। यानी दोनों में एक ही जैसा काम हो रहा है, ये इम्प्लिसिट है और ये एक्सप्लिसिट है। क्या हो रहा है कि देखिए, तो भाई डिफरेंस सर क्या है? डिफरेंस ये है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है लोअर डेटा टाइप हायर डेटा टाइप में अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। तो कैरेक्टर छोटा होता है और इंटीजर बड़ा होता है। तो यहां पहला वाला जो एग्जांपल दिया है, ये कैरेक्टर आपका जब ए में स्टोर करोगे तो ए में तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तो ये अपने आप यहां पर 65 स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने आप हो रहा है, इसलिए ये इम्प्लिसिट हो रहा है, यानी कि छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और INT हमने लिख रखा है। हम यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैर किस में कन्वर्ट हो, तो INT लगा रखा है तो INT में कन्वर्ट हो। अगर हम यहाँ पे फ्लोट A लिख दें और यहाँ गोल वाले ब्रैकेट में फ्लोट लगा दें, तो इसका मतलब जो कैर का 65 आएगा तो 65.0 आएगा, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप स्पेसिफाई कर देते हो तो इसको एक्सप्लिसिट कहते हैं, और जब बिना स्पेसिफाई करे ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर नहीं लगाया आपने और आप यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हो तो ये इम्प्लिसिट कहा जाता है। अब जैसे नीचे वाले में हाँ, अब यहां पे समझ लो कि छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में इम्प्लिसिट नॉर्मली लगता है, लेकिन अगर बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो एक्सप्लिसिट ही लगता है। जैसे कि अगर यहां पर मैं कहूं कि INT में हमारे A के पास 66 है, तो 66 B का होता है, कैपिटल B का। अब हम इसको कैर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर हमें एक्सप्लिसिट ही यूज करना पड़ेगा। यहां पे हमें कैर लिखना पड़ेगा, कैर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैर लिखना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लिसिट का प्योर एग्जांपल हो गया। ये हमने जबरदस्ती यूज कर लिया है, इसकी जरूरत नहीं थी, सर हमारा यही सही सर था। कैर कैर की तो सर 2 बाइट्स होती है और सर एंटी की 4 बाइट्स तो बड़े से छोटे में। इसी का काम, यस सर, इसीलिए तो टाइप यस कास्टिंग सर यूज किया समझ। जा रहा है। टाइप कास्टिंग का यही छोटे काम से है। बड़े को सर करते तो उसमें करते हैं ना, छोटे हाँ से बड़े के लिए इम्प्लिसिट का यूज करते हाँ, हैं। छोटे से बड़े के लिए इम्प्लिसिट का यूज करते हैं और बड़े से छोटे की ओर एक्सप्लिसिट का यूज करते हैं। लेकिन एक्सप्लिसिट जो है का एक रूल ये भी है कि एक्सप्लिसिट आपकी मर्जी, छोटे से बड़े कन्वर्ट करो या बड़े से छोटे कन्वर्ट करो, लेकिन काम उसका बड़े से छोटे की ओर कन्वर्ट करना है। सर हाँ तो अगर जैसे इसमें जो एक्सप्लिसिट में अगर हम कैर नहीं लगाएंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ये सेकंड वाले एग्जांपल में आप यहाँ कैर ना लगाओ तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो अभी किसी बच्चे ने कहा था कि ये तो इंटीजर है 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट वाला डेटा 2 बाइट वाले डेटा में कैसे स्टोर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। सर टाइप्स ऑफ एरर समझा दीजिए। टाइप ऑफ एरर, सर हाँ आयुष हो गया होगा, आई थिंक ज्यादा डीप में ना जाओ, क्योंकि बहुत जगह पे ये हमने नहीं, एक एक्सप्लेन चीज किया है। नहीं, एक चीज और पूछनी थी सर। जी सर ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो मेरे समझ में आ गया था, लेकिन इनके जो एग्जांपल्स थे वो थोड़ा देख कर पढ़ के समझ में नहीं आ रहे थे सर। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, वेट करो, सर समझ में आ गए, लेकिन इनके एग्जांपल्स नहीं समझ में आ रहे। कुछ चीजें रटी भी जाएंगी, क्योंकि जो है स्टेटमेंट जो होते हैं उनको मन से नहीं लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट जो फिक्स स्टेटमेंट होते हैं उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो एक ही एग्जांपल, कोई प्रोग्रामिंग तो करनी नहीं, इसकी थ्योरी में ही आना है बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। तो जो हमने डेटा आपको दिया है उसको याद कर लीजिए बस। सर एक बार समझा दीजिए बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। सर जी बेटा, सर एक बार जावा कंपाइलर और इंटरप्रीटर का वर्क भी समझा दीजिए। अच्छा अच्छा तो अच्छा, उसमें किस में कन्वर्ट होता है ये वाला? ठीक ठीक ठीक, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है कि आप एक प्रोग्राम बनाते हो, ये आपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम जो होता है या ब्लूजे वगैरह में लिखते हो, ठीक है, ब्लूजे या जो भी सॉफ्टवेयर जावा का यूज करते हो, प्रोग्राम आपने ये लिख लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए ये आपने राम डॉट
जावा नाम से सेव किया, जावा। तो ये हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, ठीक है। और उसके बाद जावा सी नाम का एक कंपाइलर होता है, जावा सी, ये कंपाइलर है। तो ये क्या करता है, जब आप प्रोग्राम कंपाइल कराते हो ना, जो भी आपका ब्लू जे में बटन है, कंपाइल बटन पर क्लिक करते हो, तो ये जावा सी कंपाइलर उस समय एग्जीक्यूट होता है और ये आपके प्रोग्राम की एक नई फाइल तैयार करता है। आपके इसी कोड का जो भी लिखा है उसका नई फाइल तैयार करता है, जिसको हम यहां पर बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड इसमें कन्वर्ट कर देता है। इस समय इस फाइल का नाम, जो नई फाइल बन गई है, तो इसका नाम तो सेम रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन नेम इसका डॉट क्लास लग जाता है, डॉट क्लास लग जाता है, ठीक है। यही हमारी बाइट कोड फाइल कही जाती है। और ये एक ऐसी फाइल है जो जनरेट होती है कि ये किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। यानी कि आपने मान लीजिए विंडोज 10 में ये प्रोग्राम बनाया था और आप विंडोज 7 पे ये पेन ड्राइव में कॉपी कर लो प्रोग्राम विंडोज 10 से, और कोई कंप्यूटर ऐसा है विंडोज 7, उस पे आप इस प्रोग्राम को लोड कर दो और ये बाइट कोड वाली फाइल आपको खाली लेनी है, तो आपका प्रोग्राम उस पे भी चल जाएगा। या आपने जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे लाइनेक्स, ओवंतु या और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उन कंप्यूटर पे इस फाइल को लोड कर दो जाकर, तब भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो इसीलिए बाइट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड, इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है, इंटरमीडिएट कोड। ये सब टर्म मिलेंगे देखने को, इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आप कंपाइल तो हो गया, अब आप प्रोग्राम को रन कराते हो। तो जब प्रोग्राम को रन कराते हो तो आपका यहां पर जेवीएम, ये आपका इंटरप्रेटर होता है, जावा का इंटरप्रेटर होता है। ये आपका एक नई फाइल तैयार करता है, एक नई फाइल तैयार करता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक। सर ऑब्जेक्ट कोड को ही मशीन कोड कहते हैं। हाँ, और इसका दूसरा नाम आप मशीन कोड भी कह सकते हो, मशीन कोड। ये आपका 0-1 फॉर्म में होता है, 0-1-0-1, यानी जो भी डेटा आपका ये प्रोग्राम आपने लिखा था ये सब 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। और सारे कंप्यूटर या सारी मशीन इस 0-1 को ही समझती है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझती है। तो उसी प्रोसेस में हमारा ये सारा काम होता है। फिर जब हमारा ये जो भी इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसके हिसाब से ये सारा काम हो गया, होने के बाद फिर ये वापस कन्वर्ट होता है इधर, और फिर यहां से ये हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और फिर आउटपुट विंडो पे जो आउटपुट था वो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इतना रोल रहता है। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, जो सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो डॉट जावा होता है। जो बाइट कोड होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो डॉट क्लास होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ये आपका इसका जो ऑब्जेक्ट कोड है इसका एक्सटेंशन नेम ओबीजे करके ओबीजे ही साइट टाइप का कुछ होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वर्डिंग यहाँ पे यूज की जाती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कौन चीज यूज होती है, तो उसका मतलब इंटरप्रेटर यूज होता है या कंपाइलर यूज होता है या दोनों यूज होते हैं, और उनका नाम क्या है, तो ये जावा सी नाम है, जावैक। और फिर बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में चेंज करने के लिए आपका जेवीएम जावा का इंटरप्रेटर होता है। जावा का कंपाइलर जो होता है ये पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है, पेज बाय पेज। ये डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाली बात कर रहे हैं, पेज बाय पेज कन्वर्ट करने का काम करता है। और इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन। ये डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो एक लाइन पढ़ी और मशीन कोड में कन्वर्ट कर दी, फिर दूसरी लाइन पढ़ी मशीन कोड में कन्वर्ट कर दी, इस तरीके से काम करता है। तो ओवरऑल ये हो गया। बेटा समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर हाँ बताइए। सर इसमें सर वो एक क्वेश्चन है जिसमें एरे में बहुत सारे नाम एक साथ इनपुट किए हैं जी और फिर उसके बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा है, पर अगर उसमें अल्फाबेट में सेम दो नाम सेम उससे स्टार्ट हो रहे तो फिर क्या करेंगे?
तो वो क्योंकि हम लोग वहां पे कंपेयर टू फंक्शन लगाते हैं ना बेटा, तो वो अपने आप पहला लेटर मैच करेगा। मान लीजिए राम और राज कुछ ऐसे ही है, तो आर आर सेम है तो उसको छोड़कर फिर ए मैच करेगा, ए सेम है तो उसको छोड़कर फिर एम और जे मैच करेगा, एम जे अकेला अलग मिल गया तो वहीं पे वो जो कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन आपने कंपेयर टू में लगाई थी, तो अगर आपने ग्रेटर देन लगाई थी तो आपका जो है राज पहले आ जाएगा और राम बाद में चला जाएगा, स्वैपिंग जो बीच में होगी। और अगर आपने लेस देन लगाई थी तो राम ऊपर चला जाएगा, यानी पहले आ जाएगा और राज बाद में चला जाएगा। तो यानी कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली करता है, तुमको मतलब करने कुछ की एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही हाँ उसमें तुमको नहीं, वो कंपेयर टू से अपने आप होता है। ओके सर सर हाँ हाँ ये सर इसमें मैथ वाले फंक्शन में सर जो मैथ वाले फंक्शन में सर मैथ डॉट लॉग लॉग साइन कॉस टैन रैंडम ऐसे मतलब इससे तो सर आएगा नहीं सर, ये आ सकता है। सुन लीजिए मैथ वाले फंक्शन में आपका दो तरीके क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनता है जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने वाला, जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है ना। तो इसमें तो आपका टेन कॉस और आपका जो है बहुत सारे और फंक्शन जो आपने अभी नाम लिए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन वो टेन अगर पूछेगा तो टेन लिखा होता है, कॉस पूछेगा तो कॉस लिखा होता है यस क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी दूसरा आता है आपका आउटपुट निकालने का। तो आउटपुट में टेन कॉस इस टाइप की कोई भी चीज नहीं पूछेगा। आउटपुट में फिक्स रूप से मैं हल्के से ओके नाम बता दे रहा हूं, जैसे मैक्स, इतने ही आउटपुट आएंगे, मिन, ए बी एस, एस क्यू आर टी। सर रेंट कोर्स में नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, तो अगर नहीं है। और सी एस क्यू आर टी ऐसे करके वो फंक्शन क्यूब रूट करके होता है। सीबीआरटी जी पाव हाँ सीबीआरटी होता है, ओके। और उसके पाव फंक्शन हो गया। और कौन सा होता है जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं? सील फ्लोर हाँ फ्लोर सील, फ्लोर, रेंट, ये सारे फंक्शन हैं जो जो प्रैक्टिकली सॉल्व किए राउंड। हाँ ध्यान दीजिए, जो प्रैक्टिकली सॉल्व किए जा यस सर सकते हैं वही खाली आएंगे आउटपुट निकालने के। लेकिन टेन एन वाला नहीं आएगा, ओके ये लॉग वाला वो इसमें नहीं आएगा, वो खाली जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है बस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एरर्स। अच्छा, एरर आप जानना चाहते हो, ठीक है। मैं ये एरर का एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये लगभग फिक्स है। तो एरर आपकी तीन तरीके की होती हैं। एक आपकी एरर होती है एरर, तो पहली आपकी कंपाइल टाइम एरर, एरर। तो कंपाइल टाइम एरर को ही हम लोग यहां पर सिंटैक्स एरर बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो इसमें बच्चे क्या होता है, इसमें जो जावा का कोड हम लोग लिखते हैं, प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, उस प्रोग्राम के कोड में लिखते समय हम लोग छोटी मोटी मिस्टेक्स, यानी हमें सिंटेक्स याद नहीं रहा, जैसे सिस्टम का हमने एस बड़ा होना चाहिए लेकिन हमने एस छोटा कर दिया, सिस्टम एस छोटा कर दिया, तो ये एरर आ जाएगी। कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये एरर आ जाएगी। कोई कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया तो एरर आ जाएगी। इस तरीके की जितनी सिंटेक्स रिलेटेड से स्ट्रिंग का एस बड़ा लिखना चाहिए, छोटा लिख दिया तो एरर आ जाएगी। तो ये सारी एरर कैसी होती हैं? कंपाइल टाइम एरर होती हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। उसके बाद दूसरी है आपकी रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर में क्या होता है कि प्रोग्राम कंपाइल हो गया, यहां पे नो सिंटेक्स एरर लिख के आ गया, नो सिंटेक्स एरर लिख के आ गया, यानी कोई एरर नहीं है। आपको लगा बहुत अच्छी बात है। और जब आपने प्रोग्राम रन कराया तो उस समय प्रोग्राम रन हो रहा था, उसने कहा एंटर नेम, एंटर एज, एंटर एड्रेस, और जैसे आपने एंटर मारा सारा इनपुट करने के बाद तुरंत आपका प्रोग्राम रुका और आपका जहां पे कोड लिखा था वहां पे बाईपास हो गया कंट्रोल, और किसी एक लाइन में कोई स्ट्रिप या पट्टी टाइप की बन गई जिसमें आपकी वो एरर शो कर देगा कि इस लाइन में कोई एरर है, ठीक है। तो ये रन टाइम एरर में स्पेशली एग्जांपल में कुछ बता दे रहा हूं, जैसे कि पहला एग्जांपल आप लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0। अगर 0 से किसी चीज को डिवाइड हो रहा होगा तो ये एरर आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा इसका एग्जांपल है एरे
या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड, ये एरर आ जाएगी, एरे स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरे में 5 नंबर स्टोर कराने थे और आपने लूप 6 का चला दिया, या आपने लूप 6 का नहीं चलाया, आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम बना रहे थे, तो उसमें कहीं पे i+1 करने की जरूरत पड़ी, लेकिन i+1 बीच में तो काम कर जाएगा, लेकिन जब आखिरी कैरेक्टर पे पहुंचेगा तो वहां पे अगर i+1 करोगे तो आखिरी कैरेक्टर के आगे वाला कौन सा कैरेक्टर तोड़े, तो वहां पे कैरेक्टर नहीं मिलेगा, तो स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड करके एरर आ जाएगी। तो ये एरे स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एरर आती हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी इसमें छोटी मोटी एरर आ सकती हैं, ये प्रोग्राम को रन करते समय आती है, इसमें भी बच्चा आउटपुट नहीं आता है, ठीक है, इसमें आउटपुट सर maths.sqrt में -1 हाँ हाँ हाँ, करें। ये भी जैसे किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट, और उसमें आपने मान लीजिए लिख दिया 5-2 लिख दिया, तो 5-12 लिख दिया, तो यहाँ पे ये भी एरर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, जो आजकल पूछी जाती है। तो 5-2 करोगे तो कितना बच जाएगा बच्चा? 7 माइनस -7 सर -7 तो -7, तो माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, या नहीं निकल सकता, या नहीं निकाला जाता है, तो ये भी आपकी रन टाइम एरर में ही आपकी आती है। उसके बाद तीसरा सर हाँ यस सर जैसे कोई भी वैल्यू अगर दी होगी स्क्वायरिटी हो कोई भी फंक्शन में अगर दिए सर, जैसे प्लस माइनस करके लिखिए तो वो सॉल्व होगी, उसके बाद अब वैल्यू आएगी ना उसकी। यस, क्योंकि उसको स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे हमने यस देखो सर यस ये ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही, इस चीज का ध्यान रखो, कम शब्दों में यस सर समझने की कोशिश करो, अगर समझ गए हो तो बोलो। समझ ये कह रहे हैं। पहली बात तो आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, तो ये क्या करेगा, पहले माइनस करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेगा, तो अगर निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एरर आएगी, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। फिर तीसरी एरर आपकी होती है लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर। इसका सबसे अलग जो पॉइंट है कि इसमें आउटपुट आता है, आउटपुट आता है, कंपाइल टाइम एरर में कोई आउटपुट नहीं, रन टाइम एरर में कोई आउटपुट नहीं, लेकिन इसमें लॉजिकल एरर में आउटपुट आता है। और ये एरर आती क्या है कि आपने कंफ्यूजन बस, यानी कंफ्यूज, ये जब इसको एक्सप्लेन करना हो जाए बाई चांस कहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एरर, तो आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे कि हम किसी 2 नंबरों में लेस देन ढूंढना चाहते थे, तो लेस देन में हमें लेस देन का साइन लगाना चाहिए, ए लेस देन बी, लेकिन हमने साइन लगा दिया ग्रेटर देन का, तो आउटपुट तो आएगा ही, लेकिन एरर क्या है कि डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा। ऐसे ही हम 2 नंबर का सम करना चाह रहे थे, 2 नंबर का सम करना चाह रहे थे, तो सम के लिए तो ये सिंटेक्स होना चाहिए, लेकिन हमने यहां पर ये सिंटेक्स ना लिखकर ए माइनस बी लिख दिया, धोखे से प्लस की जगह पर माइनस लग गया, तो आउटपुट तो आएगा ही, लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया। तो ये कोई एरर रियल में नहीं होती है, बस ये हमारा जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, इस वजह से इसको एरर माना जाता है, वरना ये कोई खास एरर नहीं है कि आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, इसलिए इसको लॉजिकल एरर, लॉजिक में एरर थी। क्लियर हो गया बच्चा? यस सर जिसका क्वेश्चन था उनको क्लियर हो गया? यस सर। और सर वो बता दीजिए कि वो आपके क्वेश्चंस कहाँ पर है सर, वो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के वाले, सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस कहाँ पे, वो आप ऑफलाइन में डेटा ले गए आउटपुट थे? वाले क्वेश्चन और प्लस प्लस माइनस माइनस वाले क्वेश्चन। आप तो फाइल ले गए थे ना वो, अच्छा सेक्शन ए के लिए पूछ रहे हो, तो ये आपका जो है जो ऐप है उसमें मैंने वो फोल्डर बनाया हुआ है, मैं आपको एक बार, ये सारे बच्चे इसमें हैं ज्यादातर, तो इसलिए मैं दिखाना उचित समझूंगा, इसको आप देख लीजिए। जब आप ऐप में जाते हो, एक मिनट, ये ऐप में गए, अपने 10th वाले बैच में चले जाइएगा, जैसे जाते हैं बैच में, बैच के अंदर से आपका बैच दिखाई पड़ेगा, और फिर आप स्टडी मटेरियल में जाइएगा, आपके ऊपर साइड में दिखाई पड़ता है, हमारे नीचे साइड में दिखाई पड़ रहा है, और स्टडी मटेरियल में देखिए हमने बोर्ड एग्जाम स्पेशल नाम का फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो इसमें ये जो गेस्ट सीट है, इसको हमने कहा है कि आप 10 ईयर्स ना लगाओ, उससे अच्छा है आप गेस्ट सीट के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं उनको ही लगा दो, तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपकी कॉपी सर्वोपरि है, जो आपको साल भर पढ़ाया गया उससे ऊपर कुछ नहीं है,
जैसे स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ाया है तो अब वो वही क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप मान लीजिए गेस्ट सीट वाले 4 क्वेश्चन दिए गए उनको खाली कर लो, वो कहने का सेंस नहीं है। आपके कॉपी वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए पहले नंबर में, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए ये शीट आपकी है, इसीलिए मैं पूरा कल का पूरा दिन प्रोग्रामिंग में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वो शीट है। उसके बाद देखिए ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं, ये टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है बहुत डीप में, लेकिन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है, आईएमपी वाली। जितने भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पूछा ना कि कोई कन्वर्ट करना हो, प्लस प्लस माइनस माइनस का आउटपुट निकालना हो, या आपका किसी Yes, sir. लूप का आउटपुट निकालना हो, ये फाइल है और इसमें थ्योरी भी साथ में है। तो आप स्टार्टिंग का पेज जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सब थ्योरी थ्योरी है, नो, ये टॉपिक वाइज दिया गया। जैसे कि जितने तरीके क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, तो मान लीजिए हमने कहा कि एक स्विच केस का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो वहां पे मैंने जब इस फाइल को स्क्रॉल करोगे तो नीचे पहुंचोगे, जब स्विच केस वाली हेडिंग मिलेगी तो उसके नीचे सिर्फ स्विच केस के जो क्वेश्चन आए होंगे या उससे रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह में क्वेश्चन हमको मिल गए, वो सारे क्वेश्चन है। प्लस प्लस देखोगे तो प्लस प्लस वाले ही एक जगह उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा। फंक्शन देखोगे तो फंक्शन में जाओ तो उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। थ्योरी और आउटपुट से रिलेटेड सारी कंप्लीट फाइल ये है, इसके अलावा कोई भी फाइल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये है। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, अब ये बोर्ड के प्रोग्राम दिए गए हैं। अब आपको बोर्ड के प्रोग्राम अगर लगा ले रहे हो तो इसका मतलब प्रोग्राम तो नया आता है, वो प्रोग्राम कोई हमारा पढ़ा हुआ नहीं आता। ये चांस की बात होती है एक दो प्रोग्राम कहीं पढ़े हुए मिल जाएं, बाकी प्रोग्राम नया आता है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब प्रोग्रामिंग की तैयारी करोगे तो कॉन्सेप्ट पहले, इफ एल्स इफ में नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले हैं, और सिंपल डिस्काउंट वाले कैसे किए जाते हैं, दोनों का डिफरेंस हमने क्लास में बताया है, तो उसको पढ़ना आपको जरूरी है। बाकी प्रोग्राम सब बदल जाए हम कह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। इसलिए कभी भी प्रोग्रामिंग में आप इधर उधर भटकने की कोशिश ना करना। पहले जो साल भर की कॉपी आपने बनाई है या जो मैंने वीडियोस वगैरह हर चीज का डेटा अपलोड कर रखा है, तो आपके मान लीजिए कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कॉपी वॉपी कुछ बनाई ही नहीं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप हर टॉपिक जो आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, तो उस के लिए हर टॉपिक का आपका 2 या 3 वीडियो देख लोगे, आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे डाइवर्ट हो सकते हो। ठीक है बेटा? Yes, सर sir. वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस बता दिए सर। ये हो गया। उसके बाद जो है म्यूट कर लिया करो आयुष तुरंत। और बाकी देखिए इसमें हमने दिया तो बहुत कुछ है, जैसे आप आउटपुट की बात करो तो आउटपुट के लिए मैंने अलग से कोई प्रीबोर्ड वाला शायद ये डेटा है, इसी में आउटपुट वाली फाइल डाली है, नहीं इसमें नहीं डाली है, मैं भी देख के बताता हूँ। आउटपुट वाली मैंने पूरी फाइल डाली है आपकी, पहले वाले में ही पड़ा है क्या, ये सीट ओसवाल वाली तो वह एमसीक्यू ज्यादा आप देख लें उसके चक्कर में डाल दी थी, लेकिन इतना कहाँ तक देखोगे, इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके जब जो मैं फाइल कल बना के दूंगा उस टाइप के अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो सब लगभग मिलते जुलते मिल जाए। देखिए एमसीक्यू का पूरा फोल्डर डाल रखा है, इसमें कई सारी बुक्स पड़ी हैं, कई बच्चों ने इसको खोल के ही नहीं देखा होगा। हाँ देखिए ये Yes, sir. ये देखा है. ये देखिए आउटपुट वाला क्वेश्चन का ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आउटपुट वाली ये फाइल पड़ी है, इस फाइल को लगा डालो, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, यानी कि जो इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित हैं, तो डायरेक्ट फाइल देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन आप देख पाओगे, और वीडियो देखोगे तो वीडियो के हिसाब से थोड़ा फास्ट ट्रैक में देखो तब देख पाओगे। तो वीडियो भी 2 इसकी हैं, और वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाए, लेकिन फाइल में हमने पहले से सॉल्व करके रखे थे, तो ये आउटपुट वाली फाइल आप यहाँ से देख सकते हो। और बाकी मैंने बताया ना कि जो बोर्ड पूछता है, तो अगर आपने ये वाली फाइल लगाई है तो ये आईएमपी वाली फाइल यही आउटपुट थ्योरी के लिए सफिशिएंट है। आउटपुट थ्योरी यानी क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी फाइल में है आपका, कहीं 4 जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटपुट भी नया आएगा। अब आउटपुट जब इसके आउटपुट आपको आते हैं तो आगे के आउटपुट आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पे सर डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम सर बता दी। डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम होती है, मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कि कोई इफ कंडीशन आपने लगाई और इसके अंदर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं खोला, आपने एक और इफ लगा दी, और उसके अंदर आपने कोई स्टेटमेंट लिखे और उसके बाद जो है फिर आपने मान लीजिए इसका एल्स लगा दिया, ठीक है, और अब इसके कोई स्टेटमेंट लिख दिए। अब डैंगलिंग
इफ एल्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब कंपाउंड स्टेटमेंट में, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कर्ली ब्रैकेट खुलना और उसके अंदर जो जो लिखा गया है, अगर उसको प्रॉपर कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कर्ली ब्रैकेट नहीं मिल रहे हैं तो ये एल्स वो किसका समझे, क्योंकि मान लीजिए हमने ये आगे बढ़ा के ना लिखा होता, इधर साइड भी यहाँ लिख दिया होता, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये एल्स इस ऊपर वाली इफ का है या एल्स ये इस अंदर वाली इफ का है। ये कंफ्यूजन ही डैंगलिंग एल्स कंफ्यूजन कहा जाता है, जब पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कंपाइलर खुद ही कंफ्यूज हो गया कि ये एल्स है किसका, इसको कहा जाता है। यस सर, वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस में सर क्या डिफरेंस है? पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस, दोनों चीजें सेम है। आपको बेसिक डिफरेंस मैं बता दे रहा हूं, और वैसे आपको पढ़ना चाहिए बेटा। ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो इसमें कॉल बाय वैल्यू में ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किए जाते हैं, ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये अभी मैंने जो आईएमपी वाली फाइल आयुष बताई थी, अब अगर ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये फंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। एक बार फंक्शन टॉपिक में जाओ, डिफरेंस भी उसमें सब दिए हैं, मतलब थ्योरी आउटपुट डिफरेंस टॉपिक वाइज दिया है, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आते हैं तो आप ऊपर थ्योरी देख के कंफ्यूज ना हो कि इसमें तो सब थ्योरी भरी, अरे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो और पूरी फाइल नीचे तक पहुंचो तो आपको हर टॉपिक का सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही पास आउट किए जाते हैं, और इसमें रेफरेंस डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास किए जाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब वो 8 जो हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और फ्लोट और डबल, कैर और फिर बुलियन, ये इसमें हो गए। और नॉन प्रिमिटिव में आप एरे, स्ट्रिंग और क्लास का ऑब्जेक्ट, ये 3 खाली लेते हो, एरे, स्ट्रिंग और क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा इसका वर्किंग जो मैंने, क्योंकि मैंने इसके प्रोग्राम को भी बड़ा बता के समझाया है, आप जो है फंक्शन वाले फोल्डर में जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो कॉल बाय वैल्यू में जो हम वैल्यू फंक्शन को, यानी फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट से जो ओरिजिनल वैल्यू भेजते हैं, फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट जो वैल्यू भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर होता है। और जहां पे फंक्शन में वैल्यू पहुंचती है ऊपर, वो फॉर्मल पैरामीटर होता है। तो एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू की डुप्लीकेट कॉपी ऊपर भेजी जाती है, एक कॉपी भेजी जाती है। और उस फंक्शन में जब वैल्यू पहुंच गई, और अगर उस फंक्शन में उन वैल्यूज की ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए, चेंजेस कर दिया जाए, तो उसका इफेक्ट जहां से वैल्यू भेजी गई थी, यानी वर्ड में जहां से वैल्यू भेजी गई थी उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू भेजी जाती है, नीचे से ऊपर की ओर ओरिजिनल वैल्यू भेजी जाती है। तो अगर ऊपर फंक्शन में उस ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस हुआ तो नीचे वाली वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाती है। यानी कि कॉल बाय वैल्यू में ये ओरिजिनल वैल्यू पर फंक्शन में वैल्यू पे हुए चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो फंक्शन में ही चेंजेस रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलती है। और कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन में भी वैल्यू बदल जाती है अगर कोई चेंजेस किया, और ओरिजिनल वैल्यू जो नीचे जहां से भेजी थी वहां पे भी बदल जाती है। ये 2 डिफरेंस मेन है, बाकी आप बहुत सारे बना सकते हो कि इसमें कह सकते हो कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाती है, इसमें कह सकते हो इसमें एड्रेस या रेफरेंस या ओरिजिनल वैल्यू भेजी जाती है, ये भी कह सकते हो। चलिए और बच्चे बताएं, खाली आयुष से सब पूछ डालेंगे क्या? और भी बच्चे बताएं अपने कौन छोटे मोटे डाउट, कोई भी बोलते रहें, नहीं तो फिर हम आयुष के ही सारे क्वेश्चन जवाब देते रह जाएंगे। सर यस बेटा। सर एक बार पार्स, इंट और फ्लोट का जो फंक्शन होते हैं वो बता दीजिए। एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ मैसेज किया है किसी बच्चे ने। नैन वाला एरर सर, नैन कौन सा, कैसे एरर जनरेट होता है? हाँ, नैन बासु ने पूछा है। ये उस केस में आता है जब आप SQRT में किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हो तो उसमें आउटपुट विंडो में नैन प्रिंट होके आता है, नॉट अ नंबर। तो सर अगर दो ऑप्शन आते हैं जैसे रन टाइम एरर और नैन, तो नैन पे टिक करेंगे, रन टाइम एरर करोगे नैन पे, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू में, मतलब ये प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं, माइनस वाली वैल्यू में नैन ही प्रिंट होके आएगा, NAN ऐसे ही लिख के आएगा,
और सर गार्बेज वैल्यू किस केस में आ जाती है सर, जो कि अलग अलग नंबर वर्ड्स लिख कर आ जाए? गार्बेज वैल्यू जब का सर एरे में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती तब। हाँ, मैंने एक एग्जांपल शायद लिया है आपका गेस्ट पेपर में ही गार्बेज वैल्यू का, कि पता नहीं शायद लिए ही है, कि जैसे मान लीजिए एरे में आपने कोई एक एरे डिक्लेयर किया, मान लीजिए INT A, ये एरे डिक्लेयर किया इज इक्वल टू न्यू INT और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दिया, ये एरे डिक्लेयर किया, और उसके बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पर SOPLN A को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात, पहली बात हमने एरे को डिक्लेयर किया, इसका मतलब सिर्फ मेमोरी बनाई है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। दूसरा, हमने प्रिंटिंग के समय पर A प्रिंट करा दिया, ये नहीं बताया कि कौन से इंडेक्स नंबर का नंबर प्रिंट हो, तो यहां पर गार्बेज वैल्यू आएगी, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि उसको इंडेक्स नंबर भी नहीं मिला। और अगर बाई चांस हमने वैल्यू स्टोर कराई होती तो ए को प्रिंट कराते तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स नंबर 0 को ले लेता। बच्चों ये भी याद रखो, अगर हम खाली ए प्रिंट करा रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स में हमने 0 नहीं बताया है, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 को ले लेगा। लेकिन यहाँ पे गार्बेज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं स्टोर कराई हमने, तो किसी भी बॉक्स में कोई वैल्यू नहीं, तो वो मेमोरी से कोई भी वैल्यू उठाकर प्रिंट कर देगा, इसी को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। सर 0 कब आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा। जैसे एरे डिक्लेयर किया तो 0 वाले बॉक्स पे कोई नंबर होना चाहिए, 1 वाले बॉक्स पे कोई नंबर होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे खाली ए बता दिया और नंबर स्टोर है सारे बॉक्सेस में, जैसे मैंने साइज 5 लिया है तो पांचों नंबर स्टोर हैं 0 1 2 3 4 पे, और आपने खाली ए प्रिंट करा दिया, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 0 वाले पे जो नंबर होगा वो प्रिंट करा देगा। अब कोई भी नंबर उसमें स्टोर हो, जब इंडेक्स और सर लेंथ 0 दे देगा? क्यों लेंथ 0 क्यों देगा, 5 लेंथ देगा, 5 नंबर का मेमोरी बनी है। यस सर, यस सर, तो ऐसे सर जीरो वाली तब देगा और गार्बेज वाली तब देगा जब कुछ नंबर स्टोर ही नहीं कराएंगे, तब इसलिए गार्बेज आ जाएगा। ठीक है, आप फिर से आप अशेन बोलिए। सर एक बार प्रीबोर्ड में क्वेश्चन है जिसमें 0 वैल्यू आ रही थी, पर पता नहीं वो पेपर कौन सा क्वेश्चन था, मिल नहीं रहा था वो। चलो 0 वैल्यू कहीं आ रही थी। ना 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 ना, 0 का कोई सेंस ही नहीं है, 0 का कोई सेंस ही नहीं। 0 जब स्टोर होगा कहीं तभी 0 आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। बाकी मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्लास देखिए हमारी आप लोगों से मैं तो हर तरीके से सब कुछ करना चाहता हूँ। एक और कर सकते हैं काम, हम चाहें तो एक मॉर्निंग में क्लास रख सकते हैं और एक इवनिंग में। मॉर्निंग का मतलब सुबह सुबह नहीं, टाइम पास नहीं करना। जितना टाइम बच्चा आयुष अपनी पढ़ाई पे लगा दोगे बिना इधर उधर चक्कर पकड़ करे, वही फायदा देगा आपके लिए। डेटा सब आपके पास है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। अभी हमने कहा कि हर टॉपिक प्रोग्रामिंग का जो साल भर में पढ़ा है उस कॉपी से पढ़ोगे तो फायदा ज्यादा पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। और वीडियो देखने में टाइम अब है नहीं, मजबूरी है तो भले देख लो, वरना वीडियो देखने का टाइम नहीं। जो आपने पढ़ा है बस सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन आपके पास है तो वहां से पढ़ने की कोशिश करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इफ एल्सिफ में डिस्काउंट वाला ऐसे होता है और नेक्स्ट वाला ऐसे होता है। अब जहां पे तुमको लगे यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत है तो वहां पे उस वीडियो का वो पोर्शन खोल कर देख लो, तब ठीक है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्लास सर इवनिंग को रखे, क्योंकि सर दिन में अगर पढ़ेंगे तो डाउट होगा तो शाम को सर पूछ लेंगे, बस ये कहना तो सर। उसमें हम मॉर्निंग इवनिंग का सेंस ये देना चाह रहे हैं कि एक क्लास हम 12 या 1 बजे रखना चाहते हैं, और क्योंकि आपने मॉर्निंग में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो 12 बजे या 1 बजे, और फिर दोपहर भर जो कुछ तुमने पढ़ा शाम को 7 बजे फिर से क्लास, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, इस तरीके रखना चाहते हैं। और अगर आप, हम तो कहते हैं क्लास क्या, आप हमसे भी ना बात करो, खाली व्हाट्सएप पे अपना डिस्कस करते रहो, क्योंकि कितना कंफ्यूजन होता है, बच्चे जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। आपको जो दिया गया है आप अपने आप से पूछो वो आपने सब कंप्लीट कर लिया, अगर हाँ तो फिर इधर उधर देखो। तो यानी कि इधर उधर भटकने का टाइम नहीं है, जो डेटा दे दिया है उसको पढ़ तो डालो, तो कहीं ना जाओ, कहीं ना सुनो, कहीं ना कुछ करो, खाली व्हाट्सएप ग्रुप पर ध्यान देते रहो कि आपका प्रैक्टिस करने के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं हमने सब पढ़ लिया, हमने सब कुछ कर लिया, पता नहीं कौन बच्चा किस क्वेश्चन पेपर से क्या क्वेश्चन उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ देता है। और ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमारे सामने कई बार हो चुका है कि ग्रुप में जो डिस्कशन एक रात पहले हो रहा था वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमें दिखाई पड़ा, लेकिन कुछ बच्चे ग्रुप को देखते ही नहीं है तो उनके लिए वो क्वेश्चन अननोन हो गया, तो वो कटिंग भी हो जाएगी। इसलिए ग्रुप में देखते जरूर रहो एटलीस्ट, नहीं अगर बाई चांस तुम्हारे पास टाइम है ज्यादा कुछ देने का या लिखने का तो एटलीस्ट देखते तो रहो। ठीक सर यहाँ पर क्लास की डेफिनेशन
यस यस बेटा, फिर से बताएं। सर रैपर क्लास की डेफिनेशन और एग्जांपल। रैपर क्लास की डेफिनेशन और एग्जांपल। डेफिनेशन में आप सिर्फ इतने लिख दीजिएगा, रैपर क्लास एक सब क्लास होती है जो किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, जैसे स्ट्रिंग में कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है, अब हम उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रैपर क्लास का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर डॉट पार्स int। तो इंटीजर क्या है? रैपर क्लास। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दें, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने 243 ये नंबर ले लिया। अब हम चाहते हैं कि रैपर क्लास का यूज करके इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में करो। फ्लोट लिखना चाहो तो फ्लोट ए लिख दो, तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीजर टीजर डॉट पार्स int, पार्स int, और उसके बाद हमने यहाँ पर s को लिख दिया। तो ये s क्या है? ये आपका है तो स्ट्रिंग, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रखे हैं। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, तो इंटीजर डॉट पार्स int, इसमें हमने इंटीजर वाली रैपर क्लास का यूज क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना इस वेरिएबल को, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉर्म में कन्वर्ट करना। प्रिमिटिव में वो यहाँ पे फ्लोट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। बस यही डेफिनेशन दे दीजिएगा, और ये एग्जांपल हो गया। और बाकी रैपर क्लास का पहला लेटर बड़ा होता है और डेटा टाइप पूरा स्मॉल में होता है। और इंटीजर और कैरेक्टर की रैपर क्लास पूरा इंटीजर लिखना पड़ता है, कैरेक्टर में पूरा कैरेक्टर लिखना पड़ता है, सी बड़ा होता है, जबकि डेटा टाइप में INT लिखना होता है और कैर लिखना होता है। बाकी सबकी सेम होती है। फ्लोट स्मॉल में लिखा है तो डेटा टाइप, फ्लोट का एफ बड़ा कर दिया तो रैपर क्लास, लॉन्ग स्मॉल में लिखा है तो डेटा टाइप, एल बड़ा कर दिया तो रैपर क्लास। ये डिफरेंस हो गया। आ गया बेटा समझ में साक्षी? यस सर। चलिए और सर कुछ बताइए। स्ट्रिंग हाँ म्यूटेबल क्लास होती है ना? यस बेटा। तो स्ट्रिंग म्यूटेबल क्लास होती है ना? हाँ, एक मिनट, देखो एक स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग बफर थी। स्ट्रिंग बफर में कोई स्पेस नहीं होता, खाली बी बड़ा होता है। तो म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस किए जा सकें, और स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, तो वो अनम्यूटेबल या नॉन म्यूटेबल, जो भी इसका वर्ड यूज करो, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है। क्या? इम्यूटेबल। हाँ राइट, इम्यूटेबल है। और जो स्ट्रिंग बफर है वो म्यूटेबल है। उसके स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ करोगे तो ओरिजिनल जगह पे ही उसको स्टोर कराया जा सकता है। म्यूटेबल अनम्यूटेबल का मतलब है स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी चेंजेस करते हो तो जो नया रिजल्ट आएगा वो किसी नए स्पेस को क्रिएट करेगा, उसमें ही स्टोर करेगा, इसलिए उसको इम्यूटेबल कहा जाता है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में सेम प्लेस में, यानी ओरिजिनल चीज रिप्लेस हो जाएगी और जो भी चेंजेस किए हैं वो नए चेंजेस उसी में स्टोर हो जाएंगे, इसलिए उसको म्यूटेबल कहा जाता है स्ट्रिंग बफर को। ओके सर। सर मैंने सर स्कैनर डिराइव क्लास है। स्कैनर डिराइव क्लास है, बिल्कुल सही। सर मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है जिसमें टर्नी ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट को इफ एल्स में करना है, एक बार वो चेक कर लीजिए। मैं तुरंत देख ले रहा हूं। हाँ देखो, ये मैंने आपको याद होगा, मैंने टर्नरी ऑपरेटर जब पढ़ाया था तो उसके 3 फॉर्म बताए थे। टर्नरी ऑपरेटर के 3 फॉर्म बताए थे। तो उसमें एक फॉर्म ये था कि इफ एल्स में अगर एसओपीएलएन यूज कर दें तो देखो ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक एसओपीएलएन में आप कंडीशन लगाओ n mod 2 इज इक्वल टू 0। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप कॉपी पढ़ोगे तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रू और कोलन साइन फॉल्स। ये पूर्वी आपने अपने मन से ट्रू फॉल्स को डबल कोट्स में लिखा है या क्वेश्चन में ही लिखा था? क्वेश्चन में ही था वो। अगर क्वेश्चन में लिखा है तब तो ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन में था वो। हाँ, और वरना ये रॉन्ग है, क्योंकि ट्रू फॉल्स एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, और ये डबल कोट्स में नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका आंसर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि एसओपीएलएन से प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा एसओपीएलएन में। और इसी का दूसरा सिंटेक्स ये भी है कि आप जो है यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लिखो, लेकिन ये थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यही वाला यूज करें। ये स्टैंडर्ड तरीका या टेक्निक लगती है। ये आपने 0 लिख दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क SOPLN, और आपका यहाँ पे ये ट्रू लिख दिया आपने, और
फिर कोलन साइन और यहाँ पे SOPLN और ये फॉल्स लिख दिया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है पूर्वी? यस सर। हाँ, वासु क्या पूछ रहे हो? सर एग्जाम में कैसे मिस्टेक्स हो सकती है वो आप बता रहे थे कि बताएंगे। हाँ हाँ, वो डेटा भी बिल्कुल तैयार है। आज समय बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, वो रिटर्न में भी मैंने लिखा। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया ना, तो उसमें सारा कुछ चला गया, पता नहीं मतलब अब बड़ा मुश्किल से हमारा वो एक वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड की थी, तो उसमें लिखा है, तो वो वीडियो ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। और रिटर्न फॉर्म में मैंने लिख रखा है अलग से, तो वो ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। मैं अभी ये क्लास खत्म होते ही वो वीडियो सेंड करता हूँ कि क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। ये वीडियो सारे बच्चे जरूर देखें। और एग्जाम में यहाँ घर से निकलने से पहले वो जो हमने ग्रुप पे डाला होगा, लास्ट टाइम मैं फिर से याद करके डालूंगा, तो वो पॉइंट जो वीडियो में एक्सप्लेन किए गए होंगे, वो पॉइंट फिर से मैं लिख के डालूंगा ग्रुप पे, तो उसको एक बार पढ़ लें कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मैं क्लास ओवर होने के बाद दूंगा वो वीडियो। सर एक सर मिनट वासु पूछ रहा है कुछ, पूछ। जीरो कंपेयर टू में जैसे कैपिटल ए से मैच हो रहा है, तो अगर ये दोनों सेम है तो जीरो रिजल्ट आएगा, यानी कि उसको छोड़ के आगे उसको बढ़ जाना है। और जैसे डिफरेंट रिजल्ट आएगा, तो पहला वाला करेक्टर अगर छोटा है दूसरे वाले से आस्काई कोड के हिसाब से, तो माइनस में रिजल्ट आएगा, उसका जो डिफरेंस आएगा। अगर पहला वाला करेक्टर बड़ा है दूसरे वाले से, तो प्लस में रिजल्ट आएगा, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो प्लस में आएगा। इंडेक्स ऑफ में एक फंक्शन था इंडेक्स ऑफ, जिसमें किसी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर पता करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो अगर वो कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तभी -1 आएगा। हाँ चलिए बेटा पूछिए। सर सर एक स्टैटिक और क्वेश्चन भेजा है। बता दीजिए। हाँ फिर से गर्ल्स में किसने पूछा है? सर मैंने आर्या। हाँ सर स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बता दीजिए एक बार। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपने पूछ दिया। देखिए, अगर आपने इनिशियलाइजेशन का मतलब है इक्वल साइन लगाकर कुछ करना, तो अगर आपने कोई फिक्स्ड वैल्यू जैसे a इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है, स्टैटिक। लेकिन अगर आपने int a इज इक्वल टू और यहां पे कोई वर्किंग कर दी, वर्किंग का मतलब कोई भी कैलकुलेशन, जैसे कि हम यहां पे b प्लस सी लिख दे रहे हैं, तो ये डायनेमिक हो गया, डायनेमिक। और ज्यादातर डायनेमिक में आपको एग्जांपल दिए जाएंगे प्रीडिफाइंड फंक्शन के, जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये इस टाइप का एग्जांपल ज्यादातर मिलेगा, जैसे a इज इक्वल टू मैथ डॉट sqrt, और यहां पे मान लीजिए a कोई वेरिएबल होगा जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर होगी, यहां पे b लिखा है, तो अगर इक्वल साइन के आगे कोई वर्किंग दिखाई पड़ गई जिससे रिजल्ट चेंज हो सकता है, अगर रिजल्ट चेंज हो सकता है तो वो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अगर रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता, किसी a इक्वल टू 5 लिखने का मतलब a में 5 ही स्टोर होगा, चाहे 100 बार प्रोग्राम रन करा लो, तो इसका मतलब वो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, और डायनामिक में सर बी की वैल्यू हम जो भी दे देंगे वो आयुष रिपीट करो मेरे वर्डिंग को, यहाँ कोई वो परिचर्चा नहीं चल रही। कौन सुन नहीं पाया सर, सुन नहीं पाया था सर, सॉरी। बाद में सुनिए, फिर वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बच्चा। सर एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो वाला बता दीजिए। मतलब उसमें कन्वर्ट करना है इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में। अरे बिल्कुल सही, हम तो चाहते हैं कि आप लोग जो है इसमें बिल्कुल एक्टिव रहें, ये इसीलिए हम सब न्यौछावर है इस समय, जो बता दोगे बता दो, हम तुम्हारे घर भी चले आएंगे तुमको पूछने के लिए। व्हाट्सएप पे कहाँ पे डाला है बेटा? ये तो पूर्वी के ही क्वेश्चन। अच्छा अब आ गया मेहुल। यस सर। हाँ ठीक, मैं अभी आपको बताता हूँ बेटा। देखिए, चीजों को रिपीट करते रहिएगा कि बाई चांस अगर कुछ चीज छूट गई तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन की बात है, खाली थोड़ा रात में एक्स्ट्रा जग लेंगे, थोड़ा कम खाना खा लेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, लेकिन 100 में 100 आ गया तो जिंदगी भर का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि कुछ
एक्स्ट्रा तो पाने करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अब देखिए किस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन इफ कंडीशन में दे दी गई या वर्किंग में दे दी गई, तो उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम जहां कंडीशन होती है हमें सिंटेक्स याद होना चाहिए कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दें कि अगर कुछ वेरिएबल दिया गया है जैसे ये, तो उसको वैसे उतार देना जरूरी है, उसको गायब नहीं कर सकते। तो जैसे INT m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4 कॉमा p, इसको तो ऐसे लिख देंगे। फिर सिंटेक्स हमारा क्या करता है कि सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल आना चाहिए। जल्दी से मेहुल बताओ रिजल्ट वेरिएबल इसमें कौन है, पूरा देख के बताओ। सर पी। p है, बिल्कुल सही। तो रिजल्ट वेरिएबल होना चाहिए इक्वल साइन, फिर कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन इसमें जो भी आपको दिखाई पड़ रही पूरी उतार दीजिए, m-3 इज इक्वल टू n, कंडीशन लिख दी। फिर उसके बाद क्या होता है सिंटेक्स में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में इक्वल साइन के बाद वाला जितना पोर्शन है वो उतारना है कि कंडीशन अगर ट्रू ही तो यहां पे मैथ डॉट पाओ और ब्रैकेट में m,2 ब्रैकेट बंद, फिर कोलन साइन। कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फिर वही इक्वल साइन के बाद वाला पोर्शन आपको उतारना है। कोलन साइन लगा दिया, फिर से लिख दिया मैथ सॉरी m है यहां पर, तो यहां पे आप वैसे जैसे ब्रैकेट ब्रैकेट लगे वैसे कर दीजिए, m माइनस मैथ डॉट पाओ और ब्रैकेट में n,2, बस सिंपल। समझ पाए, सिंटेक्स को फॉलो करना है। यस सर। हाँ ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। वासु कोई क्वेश्चन तुम्हारा? चलिए और क्वेश्चन बताइए। आयुष तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन या कोई भी बच्चा? खैर अभी हम जानते हैं, अभी कोई क्वेश्चन के हाँ लिए सर। बहुत ज्यादा होड़ नहीं लगानी है। अभी आपको पढ़ना है, सारा कुछ रिवाइज करना है कि कुछ गलतियां ना हो जाएं, आपकी छोटी मोटी भी गलतियां ना हो जाएं। तो प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन अभी से ही मतलब नॉर्मली मान के चलिए कि 12-1 बजे तक तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आज क्योंकि पेपर दे के कई बच्चे आए हैं तो आज रिलैक्स कीजिएगा, और सुबह 6 बजे 7 बजे जैसे भी आप उठते हैं बस खा पी के चालू हो जाइए, भूल जाइए सब इधर उधर मोहल्ले में क्या हो रहा है और कहीं का क्या हो रहा है, जुट जाइए। और कोई क्वेश्चन पूर्वी? सर एक बार कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन वो कैरेक्टर डिक्लेरेशन जिसमें ठीक है। करते हैं SOPLN में वो बता दीजिए। एसओपीएल में कैरेक्टर डिक्लेरेशन, एसओपीएल में कैरेक्टर डिक्लेरेशन कौन सा करते हैं? अरे जो वो लाइन नहीं लिखते हैं CH इक्वल टू SC डॉट ने वो वाली। अच्छा कैरेक्टर को स्टोर करने का लाइन। हाँ कैरेट 0 हाँ सर। तो देखो ये तो सिंपल है, कैर CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट और गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, कैरेट का A बड़ा है और 0, बस ये लाइन होती है। दिखाई पड़ रही बेटा? यस सर। हाँ ये लाइन है। चलिए और पूछिए क्या 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 दिमाग में आ सकता है। सर हाँ सर एक क्वेश्चन भेजा ग्रुप में। क्वेश्चन भेजा है, बहुत अच्छी बात। और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं, मुझे ऐसा लगता है इस बार का रिजल्ट अगर आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं जैसे मैं मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पावर मेरे पास आ गई है, वैसा अगर आप लोग भी फील कर रहे होगे तो इस बार का रिजल्ट फिर से धमाल मचाएगा। हमारे और आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस बार का रिजल्ट बहुत काम आने वाला है। बस आप लगे रहिए और शर्माइएगा नहीं, चाहे हमको जो है कितना भी आपको परेशान करना पड़े, जैसे आयुष से हम परेशान हो जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं बस फर्जीफिकेशन ना हो। पढ़ना चाहते हैं उसी के लिए तो हम इतना मेहनत करवाना ही चाहते हैं। हाँ नेम द कीवर्ड, कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ पैकेज, पैकेज क्रिएट करने, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी समझ लो क्योंकि उस समय हर तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो ये क्वेश्चन नया था इसलिए मैंने डाल दिया था, वरना ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है। पैकेज कीवर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग यूटिल पैकेज यूज करते हैं, आईओ पैकेज यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन और क्लासेस होती हैं, तो ऐसे ही हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हमें मालूम है फैक्टोरियल वैल्यू
निकालना पड़ेगा, उसका कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करें, कोई पैकेज बनाए जिसमें फैक्टोरियल वैल्यू वाला कोड लिख देंगे और फैक्ट फंक्शन उसका बना देंगे, और फिर हम अपने प्रोग्राम में खाली फैक्ट लिखें, उसमें वैल्यू भेज दें, अपने आप फैक्टोरियल वैल्यू निकल के होके आ जाए। तो इसको कहते हैं पैकेज बनाना। तो पैकेज को बनाने के लिए पैकेज कीवर्ड ही होता है, पैकेज कीवर्ड होता है स्मॉल में, ठीक है। यस सर। फिर दूसरा है कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक कांस्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके लिए फाइनल कीवर्ड होता है। फाइनल लगा के आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हो, जैसे int a is equal to 5, अब पूरे प्रोग्राम में ये a की वैल्यू तो बदलने से रही, यानी ये नहीं बदलेगी। आप a++ करोगे एरर आ जाएगी, वैल्यू नहीं बदल सकती। ये इसका है फाइनल कीवर्ड का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर क्या हम कॉन्सोनेंट्स को नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू AEIOU से कर सकते हैं? इक्वल कॉन्सोनेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू से है, ठीक है। और फिक्स्ड वैल्यू कोई भी हो, आप इक्वल टू नॉट इक्वल टू सब लगा सकते हो, सब। नहीं सर, ABCD में कॉन्सोनेंट से जोड़ते हैं। एग्जांपल वॉवल्स को छोड़ के सर, BCD ये वाले वॉवल्स को छोड़ के जो। एक मिनट, कॉन्सोनेंट की बात कर रही हैं आप? यस सर। तो कॉन्सोनेंट में आप क्या करना चाह रही हैं? सर AEIOU को नॉट इक्वल टू करके हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को प्रिंट करा दे, वैसे चेक कर सकते हैं हम कंडीशन? हाँ कर सकते हैं, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ। मैं मान लीजिए स्मॉल लेटर वाला लिख रहा हूँ कि CH नॉट इक्वल टू A सिंगल कोट्स में, ठीक है। सिंगल कोट्स लगाना ना भूलना, कैरेक्टर कहीं भी होगा सिंगल कोट्स लगेगा ही लगेगा, कोई वर्ड या सेंटेंस कहीं भी है डबल कोट्स लगेगा ही लगेगा अगर डायरेक्ट वैल्यू यूज हो रही। तो नॉट इक्वल टू A, अब यहाँ पे गलती ये है, आप गलती करोगे, आप यहाँ पे और कंडीशन लगा दोगे, यहाँ पे एंड लगेगा, एंड CH नॉट इक्वल टू E एंड CH नॉट इक्वल टू AEI ऐसे OU। नॉट इक्वल टू में चेक, मतलब नॉट इक्वल टू ऐसे लगाओगे लेकिन सब में एंड लगा होना चाहिए, ये खास बात है, ठीक है। यस सर। हाँ बस इतना ही है, और बताइए। निगम अभी नहीं उठा पाएंगे, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन बताइए, कोई भी बच्चा। जब शांति पड़ी है तो कुछ ना कुछ पूछना है, वो अलग बात है। मैं मालूम है अभी केमिस्ट्री का पेपर दे के आए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को नहीं मालूम होंगे, क्या पूछे क्या ना पूछे। सर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा बताइए। सर वही वाला जिसमें सेम अल्फाबेट आते हैं एरे में, उसको अरेंज करना होता है। उसमें A to Z वाले लूप चलाएंगे या फिर A+ जो उसमें 2 स्ट्रिंग स्टोर करेंगे? एक वर्ड में ऐसा करना है या कई सारे सेंटेंस में कई वर्ड? सारे वर्ड है स्ट्रिंग, एक एरे में कई सारे वर्ड है जिसमें कंपेयर करके अल्फाबेट में लगाना। तो वो प्रोग्राम मैंने दिया है ना आपको, जो स्टडी मटेरियल अभी प्रोवाइड किया है ऑफलाइन में, वो फाइल दी है, उसमें आपने उसमें कोई वो प्रोग्राम देख लो जिसमें सॉर्टिंग वाला पोर्शन देखना, जिसमें वर्ड्स की सॉर्टिंग कराई गई हो, वही प्रोग्राम यूज होना है। और वो अपने आप करता है कंप्यूटर, कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे करूं कि ये राम लिख दिया, ठीक है, और ये राम लिखा लेकिन इस M स्मॉल में कर दिया, दोनों वर्ड सेम है। अब मान लीजिए राम ये बड़ा ही कर दिया, ये भी राम है ये भी राम है, तो ये कंडीशन आपकी जो है RR मैच करेगा, AA मैच करेगा, MM मैच करेगा, सब कुछ सेम है तो 0 रिटर्न करेगा। और तुम तो सॉर्टिंग कर रहे हो तो ग्रेटर देन और लेस देन कुछ लगा रखा होगा, है ना। तो इस वजह से वो क्या करेगा, इसमें कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं बचाएगा, वो पास पास राम को लगा देगा। राम राम जो है वो पास पास आ जाएंगे, अगर 2 राम है तो दोनों राम पास पास आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐसा करेगा, ठीक है बच्चों। मेहुल? यस सर। हाँ तो उसमें चिंता ना करो। और बाकी जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या जो भी स्टडी नोट्स यहाँ पे लेने नहीं आ पाए थे, मैं अभी ऐप में अपलोड कर दे रहा हूँ, वो फाइल जो असाइनमेंट वाला फोल्डर होता है ना, उससे डाउनलोड हो जाएगा आपका, तो वो आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप आराम से उसको चाहे कंप्यूटर पे खोल के पढ़िए और चाहे अपने मोबाइल से ही पढ़िए, लेकिन वो फाइल हमने सारा प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन ही दे दिया है, यानी कि कितनी तरीके से सॉर्टिंग हो सकती है, कितनी तरीके से सर्चिंग हो सकती है, कितने तरीके के स्ट्रिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने तरीके के फंक्शन क्वेश्चन हो सकते हैं, सब कुछ मैं सॉल्व करके दे दिया, आइडिया पूरा।
तो इसलिए उस फाइल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और थ्योरी पर्पज से वो IMP वाली फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं अब ज्यादा लंबी लाइन क्लास नहीं खींचूंगा, आप लोग बस पढ़ना चालू कीजिए, और कल मैं 12 बजे एक बार ट्राई करूंगा, फिर से क्लास लगाऊंगा, 12 या 1 बजे भी लगा सकता हूं। तो उस समय तक अगर कुछ डाउट आए होंगे आप लोगों के, तो प्रोग्रामिंग के डाउट कल आप निपटा दीजिए। प्रोग्रामिंग 4 क्वेश्चन जो आपको चाहिए वो आप कैसे भी करके उसको मैनेज कर लीजिए, और मैंने जो डेटा दिया है, और ग्रुप पे आप एक्टिव रहिए। जो भी प्रोग्राम नहीं सॉल्व हो रहा है हमें बताइए, हम ग्रुप पे सॉल्व करके देंगे। और सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें, ये नहीं कि खाली अपना अपना कर रहे हैं। हेल्प जब करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं पर मैं एंड करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।